सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। योद्धा सीरीज चल रही है और आज सीधा लेके आ गया हूं चैप्टर 18 प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस, क्योंकि कुछ बच्चे इसको लेकर थोड़ा डरे हुए हैं, डाउटफुल भी रहते हैं। थोड़ा चैप्टर बड़ा है और प्रॉब्लम यह है ना कि याद करने वाली चीजें बहुत ज्यादा है। देखो, चिंता ज्यादा नहीं करनी है, बहुत सारे ऐसी चीजें देखने में तो बहुत कुछ लग रहा है, लेकिन समझ लो ना तो आप आराम से इन चीजों को कर सकते हो। दूसरी चीज, चैप्टर में 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब चैप्टर 6 मार्क्स का हो जाता है। उस हिसाब से इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ये तो जो सैंपल पेपर आया है उसके हिसाब से मैं पहले ही बता रहा हूं कि एग्जैक्टली सैंपल पेपर का सारा कॉन्सेप्ट सेम टू सेम फॉलो होगा, ये जरूरी नहीं है। 90% चांसेस हैं कि वही फॉलो होता है, लेकिन थोड़े चांसेस रहते हैं कि इधर उधर के क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर सैंपल पेपर आप देखोगे तो जो गवर्नमेंट का पेपर आया उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि थोड़ा बहुत जो है ना इधर उधर फेरफार किया जा सकता है। तो वैसे हम फिलहाल वही लेके चल रहे हैं कि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, फिर भी बीच में जो छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे उनको भी थोड़ा इंपॉर्टेंस देंगे अपन। तो ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं टॉपिक पर। तो चैप्टर 18 प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। तो पहला पॉइंट है, प्राइस राइज इज अ प्रॉब्लम बट प्राइस राइज अलोंग विद स्टेबिलिटी इज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी। वैसे तो प्राइस राइज जो है वो प्रॉब्लम वाली चीज है, बट अगर स्टेबली प्राइस राइज बनता है, बढ़ रहा है, तो वो इकोनॉमी के लिए स्टेबल है। कैसे? पहली चीज की प्रॉफिट बढ़ता है। देखो, थोड़ा ना ये पीपीटी ना सपोर्ट नहीं किया है इसने, ठीक है, तो इस वजह से ना थोड़ी कुछ चीजें इधर उधर हो सकती हैं। तो मैं बात करूं तो प्रॉफिट मिलता है इससे ऑर्गेनाइजर्स को। तो ऑर्गेनाइजर्स जैसे मान लो कि ज्यादा प्राइस में चीजें बेच रहे हैं, ज्यादा पैसा आ रहा है, तो वो नए इंडस्ट्रीज, नए प्रोडक्शन यूनिट्स खोल सकते हैं। दूसरा ये कि ज्यादा प्रॉफिट होने की वजह से प्रोडक्शन एक्टिविटीज और ज्यादा बढ़ती हैं, नए तरीके के प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाता है। फिर क्या बोल रहे हैं कि लोगों के जब वेजेस बढ़ते हैं, लोगों की इनकम बढ़ती है, तो लोग ज्यादा अच्छी चीजों पर खर्चा करने लगते हैं, अपने सहूलियत के लिए, आराम के लिए चीजें खरीदने लगते हैं, तो लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह बढ़ जाता है। तो इस वजह से देखा जाए तो प्राइस राइज जो है एक मतलब प्री रिक्विसाइट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है रीजंस फॉर प्राइस राइज। अगर हम प्राइस राइज के रीजंस की बात करें तो प्राइस राइज की वजह क्या है? तो वजह है, पहला दिया है मेनली 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स मेनली रिस्पॉन्सिबल है प्राइस राइज के। वो है, एक कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, जिस हिसाब से जरूरत है उस हिसाब से सडनली प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, तो कमोडिटीज की कमी हो जाती है, प्राइस राइज बढ़ जाता है। और दूसरा क्या होता है, कई बार की प्रोडक्शन तो नॉर्मल ही चल रहा है पर अचानक डिमांड किसी चीज की बढ़ जा रही है। जैसे आप कई बार देखोगे फेस्टिवल्स वगैरह के सीजन में फ्रूट्स वगैरह महंगे हो जाते हैं, क्योंकि सडनली डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। फेस्टिवल्स हैं, लोगों को रिक्वायरमेंट ज्यादा है, कई लोग व्रत रखते हैं, तो उस टाइम पर ज्यादा डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई तो उतना ही, इसलिए प्राइस बढ़ जाता है। फिर डिटेल में जाएं तो मेन रीजन जो है प्राइस राइज के, इसमें है, एक है इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई। मॉनेटरी सप्लाई कैसे बढ़ता है? मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाता है। कैसे ज्यादा आता है? गवर्नमेंट कई बार अपनी कमियों को, अपने पास जो पैसों की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए नए पैसे जनरेट करके मार्केट में सर्कुलेट करती है। कई बार और कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से मार्केट में पैसा सप्लाई करती है गवर्नमेंट, ठीक है। जो फिर डेफिसिट रिप्लेसमेंट बोला, तो गवर्नमेंट अपने कमी को पूरा करने के लिए पैसा सप्लाई कर रही है, और भी कुछ रीजन से पैसा सप्लाई कर रही है। और कई बार क्या होता है ना, इंटरेस्ट वगैरह जो होता है ना, कर्जा लेने पर, लोन वगैरह पर इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट घटा देती है कई बार, तो लोग ज्यादा चीजें परचेज करते हैं, पैसा ज्यादा खर्चा करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में कमोडिटीज की शॉर्टेज क्रिएट होती है और उसकी वजह से प्राइस राइज हो जाता है। फिर कभी क्या होता है, कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, ज्यादा पॉपुलेशन होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो भाई चीजें कम अवेलेबल हैं, डिमांड बढ़ेगी तो महंगा हो ही जाएगा सब कुछ। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, कई बार लोग क्या करते हैं, यहां से चीजें दूसरे देशों में बेच रहे हैं ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, तो मार्केट में कमी है जिसके से प्राइस बढ़ जा रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हाई कॉस्ट, मतलब जो रॉ मटेरियल, जिस चीज से कोई प्रोडक्ट बन रहा है उस चीज की ही कीमत बढ़ गई है, तो जाहिर सी बात है फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा। फिर है हमारा यूसेज ऑफ नॉन रजिस्टर्ड करेंसी। नॉन रजिस्टर्ड करेंसी मतलब जो ब्लैक मनी वगैरह है उसका यूज होता है, तो लोग इसको ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना चाहते हैं, ठीक है, तो फालतू की चीजें खरीदते हैं, इसके से प्राइसेस बढ़ते हैं। फिर प्राइस राइज बाय गवर्नमेंट, कई बार गवर्नमेंट जानबूझकर प्राइस राइज करवाती है, कुछ इकोनॉमिक डिसीजंस लेती है, अब वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, गवर्नमेंट ही कई बार प्राइसेस को बढ़वाती है। नेचुरल फैक्टर्स हो सकते हैं, मान लो कोई कैलामिटी आ गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कुछ भी हो सकता है, या क्रॉप फेलियर हो गया, उसकी वजह से भी शॉर्टेज क्रिएट होता है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। 8वां रीजन है स्मगलिंग, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। कई बार गलत एक्टिविटीज, लोग छुपा लेते हैं चीजों को जानबूझ के महंगा करने के लिए,
इलीगली मार्केट में चीजों को बेचते हैं तो महंगा करके बेचते हैं, तो इन सब वजहों से प्राइसेस बढ़ते हैं। वाई प्राइसेस शुड बी कंट्रोल, प्राइस बढ़ा मतलब कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? प्राइस वाइज ठीक तो है, लेकिन अगर सडनली बढ़े बिना मतलब अनकंट्रोल्ड में बढ़े तो वो ज्यादा बुरा असर डालता है इकोनॉमी के ऊपर, तो प्राइसेस को कंट्रोल करना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें ये बता रहे हैं कि इसका जो बुरा असर होता है, देखो जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी लाइफ पर ना बहुत बुरा असर पड़ता है प्राइसेस के ज्यादा बढ़ने की वजह से। सेविंग और कैपिटल जनरेशन जो है ना, लोग सेविंग नहीं करते हैं। ठीक है, पैसा सब खर्चा हो जा रहा है, सेविंग क्या करेंगे? घास फूस सेव करेंगे, सब तो पैसा खत्म हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से अब सेविंग नहीं होगा, कैपिटल जनरेशन नहीं होगा, मतलब मार्केट में ना इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगे, तो ये सारी समस्याएं बनेंगी, जिसके वजह से नए बिजनेसेस नहीं खुलेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाता है। अगर आपके देश में सब कुछ महंगा है तो दूसरे देश से जो कंपनियां आ रही हैं, गवर्नमेंट्स आपके यहाँ इन्वेस्ट करना चाह रही है, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा वहां। नेसेसरी गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, कई बार कम हो जाता है, और अनवांटेड चीजें मार्केट में ज्यादा बिकने लगती हैं। क्योंकि देखो क्या होगा ना कि सोच रहे ना बीच में मिल कम रहा है, महंगा है और प्रॉफिट बहुत कम मिल रहा है, तो लोग उसको बनाना ही बंद कर देते हैं कई बार। अब जब बनाना ही बंद कर देंगे तो मार्केट में उसका शॉर्टेज क्रिएट होगा, और उसकी वजह से बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें लोगों को नहीं मिलेंगी, और लोगों की लाइफ पर उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का खराब होगा। क्या स्टेप्स लिए गए हैं प्राइस राइज को कंट्रोल करने? अच्छा, एक चीज और है, सॉरी, एज द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्रीजेस, एक्सपोर्ट्स डिक्रीज एंड इंपोर्ट इंक्रीज। अच्छा, अब ये भी होता है, कई बार क्या होता है ना कि एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रहा है और इंपोर्ट बढ़ रहा है, दूसरे देशों से चीजें आ रही है। अब आपके लोकल मार्केट में चीजें बहुत महंगी है, बाहर से सामान आपके देश में आ रहा है जो कि आपके मार्केट से सस्ते में वो लोग बेच दे रहे हैं, दूसरे देश के लोग, तो उसकी वजह से आपका इंपोर्ट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपका ना ट्रेड डेफिसिट क्रिएट होता है, फॉरेन एक्सचेंज कम होता है, आपका पैसा बाहर जा रहा है, दूसरे देश से पैसा बहुत कम आ रहा है, तो वो एक इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर डालता है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसके से लोग इमोरल एक्टिविटीज मतलब गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, चोरी डकैती और ये सब करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे बुरे असर हमारे प्राइस राइज के, इस वजह से हमको प्राइसेस को रोकना चाहिए। क्या तरीके हैं प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए? पहला है मॉनेटरी मेथड। मॉनेटरी मेथड यानी मॉनेटरी मेजर, इसमें क्या है? बैंक का रोल, जैसे कि आरबीआई का रोल दिया हुआ है। आरबीआई क्या करता है ना, मार्केट में जो पैसे का सर्कुलेशन है उसको कम कर देता है, रोक देता है, लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं जाएगा तो लोग खर्चा कम करेंगे, और खर्चा कम करेंगे तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आने लग जाएगा। कई बार आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है चीजों पर, ताकि लोग ज्यादा लोन ना लें, ये सब ना लें, खर्चा ना करें। तो उस वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग खर्चा नहीं करेंगे, कमोडिटीज का डिमांड कम होगा, प्राइसेस कम हो जाएंगे। अब क्योंकि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, तो जो दूसरे बैंक्स हैं उनको भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है, तो उनके भी जो कस्टमर्स हैं उनको भी लोन्स अच्छे से नहीं मिल रहा है, महंगा लोन मिल रहा है, तो वो भी खर्चा कम करेंगे, और उससे भी आपका जो है प्राइसेस स्टेबल होने लग जाएंगे। फिर क्या होता है, गवर्नमेंट कई बार ना फंड्स को रोकती है, कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज को, अपने जो सिक्योरिटीज हैं, अपनी जो गवर्नमेंट एजेंसीज के जो शेयर्स वगैरह हैं वो मार्केट में बेच देती है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स वगैरह हैं, इनके पास कैश रिजर्व वगैरह की कमी आ जाती है। अब ये देखा जाए तो पॉइंट्स में बहुत सारे रिलेटेड है यार, इसमें से 2-3 याद कर लेना, वो लिख लेना। ठीक है, मेरे को तो समझाने में गुस्सा आता है, 3-3 4-4 पॉइंट सेम लगते हैं, तो वैसे मैंने एक दो उड़ाए हैं, फिर इसको भी उड़ा दो। फिर है फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर में मतलब क्या होता है, देखो मॉनेटरी मेजर में क्या है, गवर्नमेंट पैसे को डायरेक्टली लेना, खींचना, सप्लाई करना, खींचना, ये काम करती है, बट फिस्कल मेजर में गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, नियम कानून बनाती है, तो वो भी आपको देखोगे ना, वो मॉनेटरी मेजर से मिलता जुलता ही दिखेगा। देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपना खुद का एक्सपेंडिचर कम करती है, जो अननेसेसरी प्रोजेक्ट है, अननेसेसरी तो नहीं कह सकते, मतलब ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, अभी मान लो कोई पार्क बना रहे हैं, ऐसा कुछ बना रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, तो उसको टाल देंगे थोड़े टाइम के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हीं प्रोजेक्ट्स पर खर्चा करेंगे। तो गवर्नमेंट अपना खर्चा रोकती है, ठीक है, अपना एक्सपेंडिचर कम करती है प्राइसेस को कम करने के लिए। फिर क्या होता है, टैक्सेस बढ़ा देती है गवर्नमेंट कई बार, जो लग्जरी आइटम है जिस पे लोग फालतू का पैसा खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर टैक्स वगैरह बढ़ा देती है, तो लोग क्या खर्चा कम करेंगे, पैसा सेविंग में आएगा, प्राइसेस कम होंगे। एक्सपोर्ट इज कंट्रोल्ड, इंपोर्ट्स हाई रेट ऑफ। अच्छा, क्या होता है ना कि चीजें एक्सपोर्ट होकर दूसरे देश में चली जा रही हैं अगर, ठीक है, तो क्या होगा कि मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट होगा, और शॉर्टेज को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कई बार टैक्स लगा देती है ज्यादा, कि जाके एक्सपोर्ट ना हो। और अगर दूसरे देश से सामान हमारे देश में आके सस्ते दाम में बिक रहा है, जिसके से हमारे मार्केट को प्रॉब्लम हो रहा है, तो गवर्नमेंट इंपोर्ट पर भी टैक्सेस लगाती है। तो कई तरह के खेल टैक्सेस को लेकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर करती है गवर्नमेंट, जिसके से प्राइसेस को कंट्रोल करती है। ठीक है, पब्लिक लोन पॉलिसी। लोन पॉलिसी में भी गवर्नमेंट क्या करती है कई बार कि गवर्नमेंट ट्राइज टू लिमिट लो टोटल एक्सपेंडिचर सोसाइटी बाय इशूइंग लोन्स और ब्रिंगिंग। अच्छा, अब कई बार क्या होता है ना, एक तो आपने देखा कि लोन को रोक रही है,
कई बार बोलती है लोन लो ही मत, खर्चा मत करो आप पैसा सेविंग में डाल दो। और कई बार क्या होता है गवर्नमेंट इस टाइप के लोन्स देती है, जैसे ना कि बिजनेसेस आपको करना है तो उस लोन में आपको बेनिफिट देगी कि भाई आप ये बिजनेस खोल लो, इसके लिए लोन ले लो। अब क्या करेंगे ना लोग, अगर वो लोन ले रहे हैं उसके थ्रू प्रोडक्शन एक्टिविटी करेंगे जिसकी वजह से मार्केट में बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, तो वो उस तरह पे लोन में सब्सिडीज देंगे, टैक्सेस कम लगाएंगे, लोन का इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। तो इस तरह से भी हेल्प करती है गवर्नमेंट प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो लोन्स को देखा जाए तो एक तरह से इधर उधर खेल कूद उसके साथ करना चालू करती है। कंट्रोल ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो खर्चा पैसा लगता है उसके ऊपर कंट्रोल कैसे होता है। लग्जरी आइटम्स के ऊपर का खर्चा रोकना, लाइसेंस और परमिट सिस्टम डेवलप कर देना, प्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इंक्रीज करना। अब देखो क्या होगा, पॉइंट्स बड़े अजीब से लगते हैं, दिखने में दिक्कत करते हैं, लेकिन मैंने इसलिए ना हाईलाइट किया पॉइंट है, आप उस पर नजर ज्यादा दो। जो लग्जरी आइटम्स हैं उनका काम नहीं है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, पीछे देखा जाए टैक्स भी लगा सकते हैं। और यहाँ कई बार परमिट सिस्टम डेवलप करते हैं, जैसे जो कंपनियां इस तरह की चीजें बना रही है उनके लिए परमिट्स थोड़ा टफ कर देते हैं कि भाई वो लोग ज्यादा इन चीजों पर काम ना करें, कम काम करें। और जो एग्रीकल्चर जैसी चीजें हैं भाई, इससे बनने वाली चीजें, उगने वाली चीजें मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरी है और इन्हीं के कमी से मार्केट में प्राइसेस बढ़े हुए हैं, तो उसको ज्यादा पुश करती है गवर्नमेंट कि हाँ ये सेक्टर को ज्यादा बूम दिया जाए, या जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए। इस तरह का गवर्नमेंट काम करती है। फिर प्राइस रेगुलेशन एंड रेशनिंग, पीडीएस के थ्रू। रेशनिंग शॉप मतलब फेयर प्राइस शॉप, सस्ते दामों पर जो गवर्नमेंट की दुकानें हैं हमको चीजें अवेलेबल करवाती हैं, उसके थ्रू सामान पहुंचाना। इंडिया में बता रहे हैं लगभग 4.92 लाख हमारे फेयर प्राइस शॉप्स मौजूद हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे जो मार्केट प्राइस है उससे कम प्राइस में लोगों को चीजें अवेलेबल करवाई जाती हैं, उसके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, जो मार्केट प्राइस का मतलब मार्केट प्राइस मान लो 20 रुपया और पर्सन को मिल रहा है 10 रुपए में, तो 10 रुपए का जो गैप है वो कौन पे कर रहा है, वो गवर्नमेंट पे करती है। और इसी को कहा जाता है क्या, सब्सिडी। तो सब्सिडी आप याद रखना, सब्सिडी के डेफिनेशन आप बता सकते हो ऐसे। फिर क्या है, सेटिंग अप एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म। अच्छा, अब इस तरह का जो सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम है, इसके सक्सेसफुल होने के पीछे मेन मतलब क्या पॉइंट्स है, कैसे ये सक्सेसफुल रहेगा। तो ये सारी चीजें कि अगर एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म बनाया जाए और अवेलेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस किया जाए, कि मतलब चीजें टाइम से अवेलेबल हो जाए, अच्छे से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसमें चोरी चमारी ना हो, और दूसरा है कि इफेक्टिव मेथड हो, मतलब हर चीज सही समय से, सही टाइम से, सही जगह पर पहुंच रही है। तो एक इफेक्टिव मेथड से अगर हम इस चीजों को चलाएं तो ये बहुत ही सक्सेसफुल है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है, ये वाला अभी हमारे सैंपल पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म में क्या करते हैं ना, गवर्नमेंट देखती है कि कुछ चीजों पर लोग अननेसेसरी तरीके से दाम बढ़ाकर पैसा वसूल रहे हैं, तो उसका भाई कीमत कम होना जरूरी है, क्योंकि वो गरीब अमीर हर कोई यूज कर रहा है। तो ऐसी चीजों पर ना गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंट्रोल लगाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, कुछ कमोडिटीज के प्राइसेस फिक्स कर देती है कि मतलब इस चीज को आप इतने रुपए से ज्यादा में बेच ही नहीं सकते। इस तरह का गवर्नमेंट प्राइसेस को फिक्स करती है। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट ने एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बनाया 1955 में। इसमें क्या होता है, इस एक्ट के तहत जो भी प्रोडक्ट्स इस लिस्ट में आते हैं उनका प्राइस गवर्नमेंट टाइम टू टाइम खुद रेगुलेट करती है, खुद डिसाइड करती है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, वो समय के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। अगर कोई ट्रेडर इस फिक्स्ड प्राइस के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने तय किया है उसके हिसाब से चीजों को नहीं बेच रहा, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर पेनल्टी लगाएगी, उसके ऊपर केस चलाएगी, और कई तरह के क्रिमिनल एक्ट जैसे कि पासा बना हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट, इस केस मतलब इस एक्ट के थ्रू उसके ऊपर केस रजिस्टर करके उसको सख्त सजा वगैरह देगी। फिर कुछ खास चीजें ये भी है कि जैसे कि मान लो कि जो गवर्नमेंट शॉप्स हैं या ऐसे जो ऑथराइज्ड गवर्नमेंट से अप्रूव्ड शॉप्स हैं, तो उन सबके यहाँ ये नियम बनाए गए हैं कि भाई पूरा स्टॉक डिस्प्ले करना, कि कितना स्टॉक आपके पास है, टाइम टू टाइम सब बताते रहना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई इस तरह के काम कर रहा है कि वो सब चीजें डिटेल्स दे नहीं रहा है, तो उसके ऊपर सख्त मतलब एक्शन लिया जाएगा, सजा दी जाएगी उसको। कैसी चीजें, जैसे कि ऑनियन, राइस, कॉटन, सीमेंट, ये सबको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की लिस्ट में डाला गया है। अब इससे क्या होगा, ये जो भी प्रोडक्ट्स इस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की लिस्ट में आते हैं उनका प्राइस गवर्नमेंट टाइम टू टाइम फिक्स करती है कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ताकि हर कोई उसको अफोर्ड कर सके। अब इसमें कुछ ऐसी दवाएं भी हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स नाम लिखा हुआ है, देखो, जिंदगी बचाने वाली दवाएं, ये भी इसमें इन्वॉल्व हैं ताकि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके। फिर है कंज्यूमर अवेयरनेस, जागो ग्राहक जागो, द सिस्टम वेयर इन द गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर, मतलब ऐसा सिस्टम जहां कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी का, ठीक है,
और उसके हेल्थ से खिलवाड़ ना हो, ऐसा स्टैंडर्ड क्वालिटी का सामान मिले, प्रॉपर वेट का सामान मिले, सही दाम पर मिले, इस सिस्टम को कहा जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये है राल्फ नाडर, जिनको कि पायनियर ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट कहा जाता है। अमेरिका में सबसे पहले कंज्यूमर अवेयरनेस को लेकर इन्होंने ही शुरुआत की थी। फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, कैसे कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। ठीक है, पहला है लेस वेट देकर, जो मतलब लिखा कुछ और है और कुछ और वेट दिया जा रहा है, 1 kg लिख के 900 ग्राम दे दिया, इस तरह से चीटिंग कर सकते हैं। थोड़ा डिफेक्टिव, खराब क्वालिटी का या फिर नकली क्वालिटी का सामान उसको दिया जा सकता है, डिफेक्टिव या फेक क्वालिटी का सॉरी। ओवर प्राइसिंग, कई बार चीजों की कीमत जो है उससे ज्यादा दाम पर उससे पैसा लिया जा रहा है कंज्यूमर से, तो इस तरह से कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी हो सकती है। फिर है प्रोवाइडिंग एडल्टरेटेड गुड्स विच आर डेंजरस और हार्मफुल फॉर हेल्थ, कई बार मिलावटी सामान दे दिया जाता है कंज्यूमर को, जिसकी वजह से वो उसके हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालता है। फिर है क्या हमारा अनसेटिस्फैक्टरी आफ्टर सेल सर्विसेज, कई बार ऐसा भी होता है कि वादे किए गए थे, भैया हाँ आप रात को 2 बजे फोन करो आपके यहाँ सामान बनाने आ जाएगा आदमी, और पता चला दिन में 2 बजे कर रहे हो तो भी नहीं आ रहा है। तो वो क्या होता है ना, कई बार बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं पर जो सर्विसेज होती हैं उस हिसाब से प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। सर्विसेज रिलेटेड खास करके बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, इन सब में ज्यादा दिक्कत आती है। इंश्योरेंस वाले केस में बहुत होता है, ठीक है, पहले बोल देते हैं हाँ सब मिल जाएगा, बाद में कुछ ना कुछ बहाना करके इंश्योरेंस कैंसिल कर देते हैं कि नहीं यार नहीं पैसा नहीं मिलेगा। फिर कई बार डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट्स, झूठे टाइप के एडवर्टाइजमेंट, बहकावा लाके बहला फुसला के कस्टमर से पैसा ऐंठ लिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे लुभावने एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे आप लोग, ठीक है, इतने पे इतना फ्री, ऐसा कर करके। फिर आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट कर दी जाती है, कई बार जानबूझ के ना चीजों को छुपा दिया जाता है ताकि भाई इस समय पर चीजें अवेलेबल ना हो, डिमांड बढ़ती जाए और अचानक फिर उसको महंगे दाम में बेच के ज्यादा पैसा कमाया जाएगा। रीजंस फॉर कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के रीजंस क्या है? पहली चीज है, वजह यह है कि कंज्यूमर खुद ही रिस्पॉन्सिबल। देखो ये जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं सारे 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 मार्क्स हैं, 6 पॉइंट आपको कम से कम लिखने हैं। ज्यादा लिख दोगे 1 पॉइंट तो कोई पाप नहीं लगने वाला है, लेकिन कम से कम 6 पॉइंट लिखना है, ठीक है। अच्छा, छोटे छोटे हैं तो, अगर बड़े बड़े हैं तो जैसे कि अभी हमने तो पीछे देखा कि वो क्या था अपना प्राइस मैकेनिज्म जो था, उसमें 3 पॉइंट आप लिखो क्योंकि तीनों ही पॉइंट बड़े बड़े हैं, तो पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो बड़े पॉइंट्स है, जैसे इस टाइप का पॉइंट है तो ये 1 पॉइंट 1 मार्क्स के बराबर काउंट हो जाएगा। ऐसा पॉइंट है तो ये 1 पॉइंट आधे मार्क्स के बराबर काउंट होगा, ठीक है। अच्छा, कंज्यूमर इज हिमसेल्फ और हरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल, कंज्यूमर खुद ही बुद्धू है, भोदू है, वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, लड़ना नहीं चाहता। लड़ना मतलब जाकर से मारपीट नहीं करना है, मतलब गलत कुछ हुआ है तो उसके अगेंस्ट में बोलना नहीं चाहता, आवाज नहीं उठाना चाहता, अवेयर नहीं है, जानने की कोशिश नहीं करता है चीजों को, तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, कई बार मार्केट में इन्फॉर्मेशन ही कम अवेलेबल होती है प्रोडक्ट्स की, सारी इन्फॉर्मेशन उस पर दी नहीं जाती है, ठीक है। मान लो कोई ऐसी चीज उसके अंदर यूज की गई है जो हार्मफुल होती है हेल्थ के लिए, पर वो वहां मेंशन ही नहीं किया गया उसके इंग्रेडिएंट्स में, तो इस तरह से हो सकता है। या बहुत और भी तरीके हैं जिसमें मतलब वारंटी के लिए बोलते हैं कि वारंटी है, हाँ वारंटी है, बोल देंगे साल भर की वारंटी है और कार्ड में लिखा है 6 महीने का, 6 महीने बाद खराब हुआ 8वें महीने में पहुंचे तो बाद में बोलेंगे नहीं भैया 1 साल की खाती 6 महीने की थी, तो मुंह से बोला था, तो मुंह से बोलने का और कागज में लिखा फर्क हो जाता है। तो कई बार इंफॉर्मेशन करेक्ट प्रोवाइड नहीं की जाती और इस तरह से धोखाधड़ी हो जाती है कंज्यूमर के साथ। कई बार लिमिटेड सप्लाई की वजह से, मार्केट में सप्लाई ही कम है तो भाई दिक्कत तो होगी ना। अब आपके पास मार्केट में पहुंच गए, मान लो आपको लेना है टमाटर, अब कोई टमाटर दूसरा कोई बेच ही नहीं रहा, एक ही आदमी टमाटर बेच रहा है, वहां बहुत कम अवेलेबल है, तो वो महंगे दाम में बेचेगा और आपसे मतलब मनमाने तरीके से दाम वसूल लेगा। तो ये एक प्रॉब्लम आती है, लिमिटेड सप्लाई की वजह से दिक्कतें होती हैं। अब ये लिमिटेड सप्लाई कई रीजन से हो सकता है, मतलब जैसे नेचुरल कैलामिटीज आ सकती हैं, भूकंप आ सकती हैं, या कोई और फैक्टर्स हो सकते हैं। फिर बात करें लिमिटेड कंपटीशन, कई बार मार्केट में अगर कंपटीशन नहीं है तो मोनोपोली की सिचुएशन क्रिएट हो गई, मैं अकेला साबुन बेच रहा हूं, बाकी लोग साबुन बना ही नहीं रहे, ठीक है। मेरे पास आज साबुन खरीदना है, बंदा 10 रुपए का बेच रहा हूँ, कल आया तो 20 रुपए का, तो आके बोलेगा भैया आप कल तो 10 रुपए का दिया था, आज 20 का क्यों दे रहे हो? बोले भाई लेना है तो लो, नहीं मत नहाओ, हमको क्या करना है। तो भाई क्योंकि दूसरे जगह उसको साबुन मिलेगा नहीं, तो बेचारा थक हार के 1 दिन नहीं नहाएगा, 2 दिन नहीं नहाएगा, फिर तीसरे दिन आके 20 का साबुन खरीदेगा मेरे से। तो ये होता है कि कंपटीशन अगर लिमिटेड है तो मोनोपोली का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब बात करते हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स की। कुछ छूटा तो नहीं है ना? ओके, तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर है, पहला है राइट टू सेफ्टी, उसको सेफ्टी का अधिकार है कंज्यूमर को, गवर्नमेंट की तरफ से ये राइट्स मिले हुए हैं। अच्छा, ऐसा सामान ना मिले जो उसके हेल्थ पर बुरा असर डाल रहा हो, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप केस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा ये दिया हुआ है भैया राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर को हर तरह का राइट है पूरे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का, आप हर डिटेल उससे मांग सकते हो, जो भी सेलर है ट्रेडर है उससे आप सारे डिटेल कलेक्ट करो कि भाई इसका वारंटी क्या है, गारंटी क्या है, वारंटी की कंडीशंस क्या है, गारंटी है तो उसकी क्या कंडीशंस हैं,
ठीक है, तो सब चीजें आप क्लियरली डिटेल ले सकते हैं, वो आपको मना नहीं करेंगे। फालतू सवाल मत पूछना, नहीं तो फिर दौड़ा के मारेंगे। फिर क्या है, राइट टू चूज, आप चाहो वो चीज चूज कर सकते हो। मतलब उसमें क्या होता है, कई बार आपको ना बताते नहीं सर ये ले लो, ये बढ़िया है, ये वाला अच्छा लगेगा, यही ले लो आप, ठीक है, क्योंकि उसमें उसको ज्यादा मार्जिन मिल रहा है, उसमें आपको कम मार्जिन मिल रहा है, तो जबरदस्ती कोशिश करेगा आपको वही देने की, ठीक है। और कई बार गलत चीजें बोल के आपको वो दूसरा सामान प्रोवाइड करवाएगा, तो उस केस में आप उसके ऊपर चढ़ सकते हो, वही ऐसा कैसे दे रहा भाई, तो मेरे को तो यही चाहिए, ठीक है। तो ये कई बार ऐसा होता है, तो आपको आपकी मर्जी का सामान चूज करने का अधिकार है। आप 3-4 चीजों का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, जो आपको सही लग रहा है, सस्ता है, अच्छा है, उस आप सोच के आप ले सकते हो। फिर है राइट टू बी हर्ड और टू राइट टू रिप्रेजेंट। जैसे अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपको यह भी अधिकार मिला हुआ है कि आपकी बातें सुनी जाएंगी। आपके पास कोर्ट्स हैं, कंज्यूमर फोरम्स हैं, आप हर जगह जाकर अपनी कंप्लेन दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि चीटिंग हो गई तो बस घर पे बैठो ना, आपकी बातों को सुना जाएगा, समझा जाएगा, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ये सारी चीजें हैं। फिर अपना आता है राइट टू सीक रेड्रेसल। रेड्रेसल मतलब अब पीछे था राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड मतलब आपको कंप्लेन करने का अधिकार है, और कंप्लेन कर दिया उसका सोल्यूशन नहीं आएगा, ऐसा नहीं चलेगा, सोल्यूशन का भी अधिकार है। तो वही है राइट टू सीक रेड्रेसल, जो भी आपने कंप्लेन फाइल किया है उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट ने राइट्स दिए हुए हैं, बाकी जो कंज्यूमर फोरम्स है, कंज्यूमर कोर्ट्स है, वो आपको आपका अधिकार दिलाएंगे, ठीक है। अगर कुछ कंपेंसेशन चाहिए तो कंपेंसेशन भी मिलता है। फिर है राइट टू गेट कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर को एजुकेशन पाने का अधिकार है। अब उसमें जैसे कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, कैंपेन्स चलते हैं, जागो ग्राहक जागो जैसे कि, ठीक है, और बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में एजुकेशन के थ्रू लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो ये अधिकार है हमारे पास, इसीलिए गवर्नमेंट हमको ये सब चीजें प्रोवाइड कर रही है, इस तरह का एजुकेशन दे रही है। अब अधिकार मिल गए, ड्यूटीज भी तो है, हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है, ऐसा अधिकार लेकर घूम रहे हैं, ठीक है। तो जिम्मेदारियां क्या है, तो पहले जिम्मेदारी है हमें करेक्ट चॉइस करनी चाहिए, सही सामान चुनना चाहिए, लालच में आकर, ठीक है, गलत सामान नहीं लेना चाहिए। सस्ता है तो वो ले लो, ऐसा नहीं, रस्ते का माल सस्ते में ऐसा बोलते हैं लोग, तो भाई वो रस्ते में ही रह जाएगा। तो सही चीज चुनो, स्टैंडर्ड चीज चुनो, जिसपे BIS, ISI, एगमार्क ऐसे स्टैंडर्डाइज जो हमारे सिंबल्स हैं ये लगे हैं, वैसे सामान हमको खरीदने चाहिए। दूसरा है व्हाइल चूजिंग अ प्रोडक्ट दे शुड हैव ऑल इंफॉर्मेशन। अब हमको ना पूरा क्लियर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए सामान खरीदने से पहले, ठीक है। आपको मना तो करेंगे नहीं, क्योंकि भाई आपने पीछे देख लिया, राइट टू इंफॉर्मेशन मिला हुआ आपको एज अ कंज्यूमर, तो आपको सारी डिटेल कलेक्ट करनी चाहिए और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि आपको क्या सामान लेना है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट देख के कूद के पहुंच गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है हमारा तीसरा पॉइंट, इट इज द ड्यूटी ऑफ कंज्यूमर कंडक्ट और बिहेवियर। अच्छा, अब हमारा ना जो कंडक्ट और बिहेवियर है, हमारा जो नेचर है, हम जो पोलाइटली हमको बात करना चाहिए, जो दुकानदार है उनसे जाके हीरोगिरी नहीं करनी चाहिए वहां पर, ठीक है। तो ये भी हमारी ड्यूटी है कि हम उनसे अच्छे से बिहेव करें। फिर कंज्यूमर शुड गेट, अच्छा, रिसिप्ट लो, ओरिजिनल बिल लो, जो भी है, ऐसा नहीं बोले कि भाई ठीक है बिल ले लेना यार, क्या बिल का करोगे यार, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो भले भागे नहीं जा रहे हैं, बिल लो, ठीक है। बिल, ओरिजिनल बिल लेना चाहिए, ऐसा नहीं कागज में लिख के दे दिया, ओरिजिनल बिल लेना चाहिए। वारंटी कार्ड वगैरह तो उस पर स्टैंप मार के साइन करवा कर लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कंज्यूमर्स को आपस में मिलकर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस बनानी चाहिए, संस्थाएं बनानी चाहिए आपस में आकर एक साथ, ठीक है। एक दूसरे के साथ हम मिलकर ये सब चीजें डिस्कस करेंगे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, वो बेहतर रहेगा, ठीक है। फिर अगर कुछ ऐसा इशू होता है तो आपको, जैसे आप कुछ चीटिंग हुई, आपके साथ ठगी हो गई है, तो आपको कंप्लेंट्स वगैरह फाइल करनी चाहिए कंज्यूमर कोर्ट्स, कंज्यूमर फोरम्स में, ठीक है। और ऐसे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनकी मदद लेनी चाहिए, ठीक है। फिर बात आती है क्या, परचेजिंग अ प्रोडक्ट, हमको क्या करना चाहिए। अच्छा, अगर आप सामान खरीद रहे हैं तो नोटिस में लाओ ट्रेडर के, कुछ गड़बड़ अगर सामान आपको लग रहा है तो आप पहले ना दुकानदार को बताइए कि इसमें गड़बड़ी है। अगर दुकानदार ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो अच्छी बात है, और अगर वो नहीं सॉल्व कर रहे हैं, जानबूझ के उसको इग्नोर कर रहे हैं, तब आपको आगे की अथॉरिटीज पर जाकर कंप्लेन वगैरह फाइल करनी चाहिए। फिर है अननेसेसरी अनवांटेड चीजें नहीं खरीदनी है, कि मतलब 4 खरीदो 4 फ्री। अरे आपको 4 का काम भी है, क्या करोगे आप, 4 पे 4 फ्री 8 हो जाएगा, क्या मतलब था, क्योंकि ये 4 पे 4 फ्री मिल रहा है, इसलिए बिना मतलब का चीजें खरीद के ला रहे हो। अब ये प्रॉब्लम क्या है बिना मतलब की चीजें खरीदने से, प्राइस राइज के केसेस देखे हमने। अगर आप अनवांटेड चीजें खरीद रहे हैं तो उसकी मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी, कुछ टाइम बाद कीमतें बहुत तेजी से बढ़ जाएंगी, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। जितना जरूरी है उतना ही सामान हमको खरीदना चाहिए, लालच में नहीं आना चाहिए, भाई लालच वैसे भी बुरी बला है। 3 टियर, अच्छा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन करने के लिए क्या चीजें चलाई गई हैं। 3 टियर कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए गए, 3 लेयर की कोर्ट्स हैं। हमारा नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना 1986 में,
इसके तहत 3 लेवल पर कोर्ट्स बनाए गए हैं। पहला है हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, ठीक है। अब यहां पर आप अपने केसेस दर्ज कर सकते हो, वो केस जो भी मतलब रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको जो कंपेंसेशन मिलना है वो सब ये डिक्लेयर करेगा। किस तरह के केसेस यहां फाइल किए जा सकते हैं, 20 लाख तक का जिसमें कंपेंसेशन डिमांडेड हो वहां तक के केसेस आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में फाइल कर सकते हो। इंडिया के अंदर लगभग 571 कंज्यूमर फोरम्स काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो अगले 30 दिन के अंदर, जैसे ही इसका रिजल्ट आया है उसके अगले 30 दिन के अंदर आप स्टेट लेवल पर जाकर स्टेट कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो भी आपका क्लेम अमाउंट है, जो आपने कंपेंसेशन डिमांड किया है, उसका 50% आपको डिपॉजिट पे करना पड़ेगा, जो कि रिफंडेबल है, वापस मिल जाएगा बाद में, ले नहीं लेंगे वो लोग। तो 50% या फिर जो है कि 25,000 का जो है वो डिपॉजिट, दोनों में से जो कम है। अब आपका क्लेम अमाउंट 20,000 का है तो 50% 10,000 हुआ, तो ये कम पड़ेगा, वो ज्यादा है तो आपको 10,000 देना है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी कम होगा दोनों में से उतना आप डिपॉजिट पे करके केस फाइल कर सकते हो स्टेट लेवल पे। फिर स्टेट फोरम की बात करें तो इंडिया में 35 स्टेट फोरम्स काम कर रहे हैं करंटली। यहां पर 20 लाख से 1 करोड़ तक के क्लेम अमाउंट्स का सेटलमेंट किया जाता है, वहां तक के केसेस यहां पर देखे जाते हैं। यहां पर भी कुछ छोटा मोटा डिसाइडेड फी देना पड़ता है, ठीक है। पीछे भी हर केस में थोड़ा सा फीस देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आप यहां पर भी सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप सीधा जाइए सेंट्रल लेवल पर, ठीक है, नेशनल कंज्यूमर फोरम में अगले 30 दिन के अंदर। और यहां पर भी अगर आप जाते हैं नेशनल कंज्यूमर फोरम में तो वहां भी जो भी क्लेम अमाउंट है उसका 50% डिपॉजिट दो या फिर 35,000, दोनों में से जो कम है वो डिपॉजिट के तौर पर जमा करना पड़ता है। वो केस सेटल होने के बाद वापस मिल जाता है, ठीक है। अगर आपके केस में दम नहीं है, आप अननेसेसरी कोर्ट को बर्बाद कर रहे हैं, टाइम उसका खा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा ना, ये आपका डिपॉजिट गवर्नमेंट रख लेगी, वो केस कंज्यूमर फोरम रख लेगा, ठीक है। इसलिए वो डिपॉजिट रखा जाता है ताकि आप बिना मतलब का उसका टाइम बर्बाद ना करें। नेशनल फोरम जो है, यहां 1 करोड़ से ऊपर के क्लेम्स को सेटल किया जाता है। यहां जो है 5 बेंच का मेंबर, मतलब 5 मेंबर्स की बेंच बैठती है, मतलब 5 जजेस बैठकर आपका डिसीजन लेते हैं। अच्छा, अगर आप स्टेट और नेशनल कमीशन दोनों से ही सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये, सॉरी है मैं दिमाग से निकल गया, 90 डेज इनको ना ड्यूटी दी गई है कि जब भी आपने केस फाइल किया है तो 90 डेज के अंदर वो सॉल्यूशन आपको देंगे, ठीक है। 90 डेज के अंदर क्लियर कर देंगे कि भाई क्या होना है इसका, ठीक है। 90 डेज के अंदर नहीं आता है तो फिर आगे का और भी प्रोसीजर्स होंगे, ठीक है। अब यहां बोला गया कि अगर आप नेशनल कमीशन से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो अगले 30 दिन के अंदर आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहां आपको डिपॉजिट फिर से भाई 50% वाला या फिर 50,000, दोनों में से जो कम है वो डिपॉजिट के तौर पर जमा कराना पड़ेगा। और अगर यहां भी सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आपको घर आ जाना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, उसके ऊपर कुछ नहीं। कंज्यूमर सोसाइटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, अब ये कुछ कंज्यूमर सोसाइटीज बनी हुई हैं, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लोग आपस में आकर मिलजुल कर एक साथ संस्थाएं बनाते हैं, ठीक है। और ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड मतलब गवर्नमेंट की नहीं है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, मतलब इसको ना गवर्नमेंट ने सर्टिफाई कर दिया है कि हाँ भाई ये लीगल एक एंटिटी है, ये लोग ये सब काम कर सकते हैं, इस तरह का उनको सर्टिफिकेशन मिल गया है। तो बता, नॉन पॉलिटिकल है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंज्यूमर्स खुद मिलकर आपस में एक संस्था बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना, उन्हें एनकरेज करना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में भी गवर्नमेंट को सुझाव देना टाइम टू टाइम, ठीक है। जो गवर्नमेंट प्रोविजंस बनाती है उसको भी ये कंज्यूमर सोसाइटीज टाइम टू टाइम रिव्यू करती रहती हैं, और उनको अगर लगता है गवर्नमेंट को कुछ सजेशन देना है तो लोग सजेशंस भी देती हैं ऐसी सोसाइटीज, ठीक है। साथ ही साथ ये लोग गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं लोगों के बीच में, कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स, लोगों को जा जाकर मतलब कई तरीके से कैंपेन्स कर करके लोगों के अंदर अवेयरनेस लाते हैं, ठीक है। और फिर कई बुक्स वगैरह मंथली वीकली वगैरह, देखो जैसे ना पीरियोडिकल्स हैं, ग्राहक सुरक्षा, इनसाइट, इस तरह के पीरियोडिकल्स रिलीज करके टाइम टू टाइम लोगों तक पहुंचाकर, और वो लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहते हैं। अच्छा, जो भी कंज्यूमर की कंप्लेंट्स हैं, कई बार कंज्यूमर अकेला बेचारा लड़ नहीं पा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कैसे आगे प्रोसीड करना है, तो ये जो कंज्यूमर सोसाइटीज हैं ये कंज्यूमर को हेल्प करती हैं केस वगैरह लड़ने में भी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया है, वही पीछे हमने देख लिया, फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू कम कीमत में लोगों को चीजें अवेलेबल करवाने के लिए। अच्छा, फिर सिस्टम ऑफ सर्टिफाइंग वेट्स एंड मेजर्स, ये चारों पॉइंट किसके हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर, ठीक है। अच्छा, तो सिस्टम बनाया गया है जिसमें
चीजों की प्योरिटी को स्टैंडर्डाइज किया जाता है, गवर्नमेंट उसको अप्रूवल देती है, जिसके तहत आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि हाँ इसको गवर्नमेंट ने सर्टिफाई कर दिया, मतलब ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ये यूज करने लायक है। तो ऐसा सिस्टम डेवलप किया गवर्नमेंट ने। इसमें हमारा ISI जो कि 1947 में बना था, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, बाद में 1986 में इसका नाम बदल के हो गया क्या, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये संस्था बेसिकली इंडिया में इन्वॉल्व है ये सारे सर्टिफिकेशन के लिए। इसके अलावा और भी हैं कुछ संस्थाएं। ठीक है, अच्छा अब बात करें एग मार्क की, तो एग मार्क क्या है? ठीक है, इसके ऊपर ना क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। आपको ना एग मार्क मतलब कोई भी 3 मार्क के बारे में बोल देंगे कि ये 3 स्टैंडर्ड मार्क्स हैं, इनके बारे में एक्सप्लेन करो, तो 3 मार्क्स हो जाएगा। अच्छा, तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, हॉर्टिकल्चर, एनिमल प्रोडक्ट्स, इन सब पर एग मार्क का सिंबल लगता है, मतलब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट समझ लो। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्ट के तहत 2-3 दिन से यार सर्दी खांसी हो गई है, इसलिए देख रहे हो वीडियोस भी कम आई हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑन एक्ट 1937, तो ये एक एक्ट बनाया गया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर। ठीक है, इसमें क्या किया गवर्नमेंट ने कि भाई जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं वो स्टैंडर्डाइज रहे, लोगों तक सही सामान पहुंचे, इस चीज का ख्याल रखा जाए, इसलिए नियम बनाया गया। इसी के थ्रू बना हुआ है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंटेलिजेंस, DMI। ये क्या करता है, ये एगमार्क का सिंबल देने का काम करता है। जो जिसको भी एगमार्क का सर्टिफिकेशन चाहिए वो इसे कांटेक्ट करेगा, ये लोग उसका पूरा क्वालिटी टेस्टिंग करेंगे और उसको अप्रूव करेंगे कि हाँ भाई आप अब से एगमार्क का इस्तेमाल यूज कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, एगमार्क का सिंबल यूज कर सकते हो, तो फिर वो यूज कर सकता है। अच्छा, आपको अगर इनसे काम है, ऐसा कुछ डाउट है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई सामान लिया है उसके ऊपर वो निशान बना हुआ है, बट आपको डाउट है कि नहीं ये गड़बड़ सामान है, इसको स्टैंडर्ड ऐसा होना नहीं चाहिए, तो आप उस केस में लोकल BIS के ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हो। उसके जाकर सैंपल दिखा दो, भैया ये देखो ना इस पे एगमार्क का निशान है, पर ये आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से है क्या? तो वो लोग चेक करेंगे तो उनको पता चलेगा भाई नकली तो यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई ऐसे छाप भी तो सकता है खुद से नकली बना के। गोल्ड ऑर्नामेंट्स की बात करें तो गोल्ड ऑर्नामेंट्स को भी BIS मार्किंग करते हैं, हॉल मार्क दिया जाता है। इसमें कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, 916 लिखा रहता है। 916 क्या बताता है कि 22 कैरेट है, अलग अलग नंबर्स आएंगे। ठीक है, अच्छा मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ था डिटेल वाली वीडियो में। 22 कैरेट गोल्ड होगा तो उसमें 916 लिखा रहेगा, उस पर अल्फाबेट्स भी लिखे जाते हैं। जे अगर लिखा है, जे का मतलब होता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग का ईयर बताता है, तो 2008 में बना होगा तो उसमें लिखा होगा जे। अब देखो ना कुछ चीजें ऐसी हैं, इसमें एक दो थोड़ा सा ना इधर उधर डाउटफुल लगते हैं, बट अब टेक्स्ट बुक में जो लिखा रहा ना आपको ये पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि समय के हिसाब से चीजें इंप्रूव हो गई हैं, बदल गई हैं बहुत कुछ, पर टेक्स्ट बुक में पुरानी ही चीजें लिखी हुई हैं, तो उस वजह से ना करंट डेट में आप गूगल पे सर्च करोगे, उसमें मैच करोगे, थोड़ा कुछ आपको एरर्स क्या बोलूं, डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी कुछ सर्टिफिकेशंस हैं। FPO किस चीज को सर्टिफाई करने के लिए है? जैम, फ्रूट जूस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो टिन में पैक होते हैं उनके ऊपर FPO का स्टैंडर्डाइजेशन मार्क किया जाता है। ये है हमारा, अच्छा ये वुल मार्क है। वुल मार्क के लिए देखो थोड़ा सा सपोर्ट करने में प्रॉब्लम हुआ इसको, तो वुल मार्क इज गिवन वुलन प्रोडक्ट्स एंड ड्रेस, जो वुलन सब्सटेंसेस हैं, वुलन प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, कपड़े बने हुए, स्वेटर वगैरह, उस पर ये सिंबल लगता है, मतलब वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। फिर ये BIS के बारे में बताया, BIS टेक्सटाइल, केमिकल, इंसेक्टिसाइड सबको मार्किंग देता है, मतलब उसको ISI मार्क देता है कि अगर आपने ये सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं तो वो ISI का मार्क उनके ऊपर लगा रहेगा। फिर है हमारा एक MPO है मीट प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइजर, 3 का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। देखो FPO, MPO इस तरह के फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, जैसे CP। तो मीट प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइजर नाम से पता चल जाता है कि मीट और उससे बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ये मतलब सिंबल दिया जाता है अगर वो अच्छी क्वालिटी के हैं तो। इसके अलावा HACCP, हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ये जो है ये प्रोसेस्ड फूड के लिए, जो इंडस्ट्रीज में प्रोसेस करके बनाए हुए फूड है उसके ऊपर यह सिंबल लगता है। इसके अलावा ECO जो है सोप, डिटर्जेंट, पेपर, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैकिंग मटेरियल, कलर, केमिकल, इन सब पर यह लगाया जाता है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन एट इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही है? ISO। ठीक है, तो ISO क्या है ना कि इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा में, 1947 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसका मेन फंक्शन है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करना। ISO 9000 बताता है एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने उस टाइम भी कहा था थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन ठीक है जो बुक में लिखा है दैट इज फाइनल। तो 9000 एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए दिया जाता है। फिर है CAC कोडेक्स, ये पढ़ने में थोड़ा दिक्कत लगता है यार, एलिमिलेट्रियस, ठीक है, एलिमिलेट्रियस कमीशन। तो ये जो है ना एडिबल प्रोडक्ट्स, खाने वाले प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पर सर्टिफिकेशन देता है, मतलब इसका सर्टिफिकेशन मिल गया दुनिया में कहीं पे भी आप सामान बेच सकते हो, ठीक है, खाने वाला सामान, ठीक है।
अच्छा, ये जो है ना FAO के थ्रू शुरू हुआ था। FAO किसका पार्ट है? WHO का पार्ट है। WHO खुद किसका पार्ट है? यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है। रोम कहां है? इटली का जो कैपिटल है वही रोम है, ठीक है। अच्छा, फिर खाने की चीजें जैसे मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, फिश इन सब के ऊपर सर्टिफिकेशन करता है ये। अच्छा, अगर आपको ISO या ये CSE को कांटेक्ट करना है तो वो तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो आप कैसे कांटेक्ट करोगे? ISO से कांटेक्ट करना है तो अपने इंडिया का जो BIS है उसको कांटेक्ट करो, वो आपका कांटेक्ट करवाएगा। और अगर आपको CSE से कांटेक्ट करना है तो आप डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज को कांटेक्ट करिए, ठीक है। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट वेयर? कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है और कहां कर सकता है, ठीक है। कंज्यूमर खुद कंप्लेंट फाइल कर सकता है। कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब भी यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट भी कंप्लेंट फाइल करती हैं। कंज्यूमर सोसाइटीज की आप हेल्प ले सकते हो, वो भी आपके बिहाफ पर केस वगैरह फाइल कर सकते हैं। अगर उसके अलावा आप किसी और को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर, ठीक है, आप नहीं लड़ना चाहते, अपने घर में से, अपने फैमिली में से किसी को भी आप एक रिप्रेजेंटेटिव बनाकर आपका केस लड़वा सकते हो, ठीक है। फैमिली का मेंबर है, ठीक है, मतलब अगर फैमिली का नहीं, आपका दोस्त भी, आप उसको भी करवा सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव आपका बनके केस लड़ सकता है, आपकी फैमिली के लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर बस, लेकिन आपका जो मेन है, जो जिस बंदे के नाम पर बिल है उसकी परमिशन चाहिए। अब इसमें क्या लिखा है, ये थोड़ा देखो फिर से ना मिक्सअप हो गया है। दे में कंप्लेन इन सप्लाई कोड। अच्छा, आप ना वेट्स को लेकर या ऐसा कुछ इशू है तो आप ना यहाँ पर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है ना, साइंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, यहां पर जाकर आप कंप्लेन कर सकते हो अगर आपको वेट के रिलेटेड कुछ इशू लग रहा है तो। हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट? आप कंप्लेंट फाइल कैसे करोगे? लिख कर भी कर सकते हो, टाइप करके भी, या ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हो। आपको अगर लॉयर की जरूरत है तो आप लॉयर यूज करके भी कर सकते हो, लेकिन लॉयर आपने हायर किया हुआ है तो लॉयर के लिए आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि मेरे भी यहाँ पर यही भैया केस लड़ेंगे। फिर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन सब डालना है आपको, ठीक है, पूरे कंप्लेन में सब चीजें, कब लिया, कैसे लिया, क्या एडवर्टाइजमेंट देखा था, किस दुकान से खरीदा था, जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है सारी डिटेल डालनी है वहां पर। जितने भी कॉपीज हैं डॉक्यूमेंट्स के वो सारे अटैच करने हैं, कॉपी देनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देना है, ठीक है। जो भी बिल है, पेमेंट का रिसिप्ट है, सब चीजें आपको देनी है। चेक से पेमेंट किया है तो उसका डिटेल दो, ठीक है। अच्छा, अगर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखकर सामान लिया था या सर्विस खरीदी थी तो वो उस एडवर्टाइजमेंट का अगर पैम्पलेट है या कोई होर्डिंग का फोटो है, जो भी है, वो सारी डिटेल आपको कलेक्ट करके देनी है। जब भी प्रॉब्लम अराइज हुआ है आप उसके अगले 2 साल के अंदर केस फाइल कर सकते हो। जरूर नहीं कि कल ही कर दो, ये 2 साल का टाइम है। अगर मान लो 1 साल पहले भी आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई, आज आपने ये चैप्टर पढ़ा है, आपको लग रहा है तो आप केस फाइल कर सकते हो भैया। लेकिन 2 साल बीतने के बाद जागने का मतलब नहीं है, तब जागो ग्राहक, जागो नहीं है, तब ग्राहक को ऐसे बोलेंगे आप सो, वही ठीक है। फिर बात करें, टोल फ्री नंबर्स दिए हुए, गुजरात गवर्नमेंट का टोल फ्री नंबर और नेशनल लेवल का टोल फ्री नंबर, आप इस पर बात करके जो भी है आप डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। तो मेरे हिसाब से ये हो गया चैप्टर खत्म। थोड़ा सा समय लग गया, तो अगला जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेके बहुत जल्द मिलूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।